नमस्कार, न्यूज तक के मंच पे आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में शेयर बाजार में बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। बुखार सा आ गया है शेयर बाजार में और जिन्होंने पैसा डाला वो तो पछता ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं डाला वो उत्सुक हैं कि क्या ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या बाजार में अब ऐसा मौका आ गया कि दोबारा से निवेश किया जा सकता है। बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। इस शो में उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो बेहद ही खास हैं, क्योंकि उन्होंने ही भारतीय बाजार में नींव रखी स्टॉक ब्रोकिंग की और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन, एमडी और फाउंडर देवीना मेहरा जी का। देवीना जी नमस्कार, स्वागत है आप न्यूज तक पे। नमस्कार। देवीना जी, पहला प्रश्न तो यही होगा, आपकी जर्नी से शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जर्नी आपकी बहुत एक्साइटिंग रही है और इनफैक्ट मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देवीना जी ने अभी एक बुक लिखी है, उसका नाम है मनी मिथ्स एंड मंत्रास। बहुत ही जबरदस्त बुक है, मैंने शुरू से आखिरी तक पढ़ी है। लेकिन इसमें आपकी जर्नी के बारे में जो अभी शुरुआत में लिखा है उसमें ये कि आपने बीए की पढ़ाई करी थी और बीए में सब्जेक्ट्स मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो वो थे मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और लिटरेचर। मैम ऐसा कौन करता है? और आपने तो एक तरीके का बैरियर ही तोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं 1990 के दशक की, जब स्टॉक मार्केट में महिलाओं की पार्टिसिपेशन उतनी थी नहीं। तो प्लीज अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। हाँ, और रजत, मैंने शुरुआत की थी लखनऊ से। और लखनऊ व्यवसाय के लिए या निवेश के लिए तो बिल्कुल ही नहीं जाना जाता। और जिस समय मैंने वहाँ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की, उस समय बिजनेस के नाम पे वहाँ पर एक अपट्रॉन थी और एक स्कूटर्स इंडिया, दो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। और मेरे माता पिता दोनों एकेडमिक्स थे, प्रोफेसर्स थे, उनको तो बिल्कुल भी कोई इसमें रुचि ही नहीं थी। तो जब तक मैं IIM अहमदाबाद पहुंची तब तक मुझे मालूम ही नहीं था कि शेयर होता क्या है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, ये सब ज़ीरो, मतलब मालूम ही नहीं था कि होता ही क्या है। उसके आगे तो क्या मालूम होता। और जहाँ तक मेरे बीए के विषय का सवाल है, मैं एक्चुअली पहले आई थी दिल्ली अंग्रेज़ी में ऑनर्स करने, लेकिन मुझे लगा कि फिर एक ही सब्जेक्ट कहाँ तक पढ़ेंगे। तो जब लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया तो वहाँ पर उस समय ये था कि बीए में आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। तो मैंने कहा मैथ्स भी नहीं छोड़ते हैं और लिटरेचर भी नहीं छोड़ते हैं, तो मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और लिटरेचर लिया। और ये मैं आपको बताऊँ, पूरे विश्वविद्यालय में मैं अकेली थी जिसका ये कॉम्बिनेशन था और किसी ने ये नहीं लिया। और इतना, मतलब आप एक तरह से देखें तो सब चीज़, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है। आप मैथ्स जानते हैं, भाषा जानते हैं, तो वो सब चीज़ का आपके ज़िंदगी भर की वही एक तरह से नींव है। तो इतना ऐसा भी नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। तो फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल और IIM अहमदाबाद में गोल्ड मेडल। जी, लेकिन जी। आपके पिताजी तो डॉक्टर थे मैम, तो नहीं, ये स्टॉक मार्केट का रुख कैसे किया? और जैसे कि आपने कहा तब तो स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा था भी नहीं, रिसर्च का कल्चर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कल्चर, तो कितनी बड़ी एक चुनौती थी और ये शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, मेरे माता-पिता दोनों प्रोफ़ेसर थे, डॉक्टर नहीं। मेरे पिताजी मैथ्स में और मेरी मम्मी एजुकेशन में। हाँ, आपने जैसा बोला कि मैंने कहा जब तक मैं लखनऊ में थी मुझे तो मालूम ही नहीं था कि शेयर होता ही क्या है। तो मेरे लिए हमेशा मैं कहती हूँ कि जो जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, वो है किसी चीज़ को सीखना, लर्निंग। तो मुझे तो IIM अहमदाबाद में बहुत मज़ा आया कि जो कुछ वहाँ सीखने को मिला सब मेरे लिए नया था। तो मैंने कहा इतनी सारी नई-नई चीज़ें सीखने को मिली, तो मेरे लिए तो वही बहुत एक्साइटिंग था। और उसके बाद बिज़नेस के बारे में, व्यवसाय के बारे में, नौकरी के बारे में भी बहुत विशेष ज्ञान नहीं था। तो एक तरह से कि ये नहीं करना, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी थी। तो वो उस तरह से करके बैंक्स को अप्लाई किया और उस समय सिटी बैंक का जॉब सबसे नंबर 1 माना जाता था, मिल गया और कहीं तो इंटरव्यू ही नहीं दिया। तो वहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उस समय उसको मर्चेंट बैंकिंग कहा जाता था, उसमें कुछ समय थी। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट क्रेडिट, जिसमें इंडस्ट्रीज़ को समझने का मौका मिला, कंपनियों को समझने का मौका मिला। तो ये दोनों मेरे डिपार्टमेंट रहे। और आपने बोला, हाँ, उस समय शेयर बाज़ार ही नहीं, ये भी था कि जैसे अब तो स्टार्टअप कल्चर जिसे बोलते हैं वो है, लोगों को लगता है कि बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है कुछ नया स्टार्ट करना। उस समय ऐसा कोई भी नहीं था। आप अच्छी खासी नौकरी छोड़ के व्यवसाय करने जा रहे हैं, इसमें कोई खुश नहीं होता था, ना ही कोई आपको पैसा देने वाला था फंड करने के लिए। लेकिन ये चेंज क्यों किया? एक एक तो ख़ैर, मतलब मैं ढूँढ रही थी कि और क्या करूँ? और यहाँ तक कि मैं तो मुझे याद है मैं इकोनॉमिक टाइम्स के संपादक से मिली, मैं बॉम्बे में म्यूज़ियम के डायरेक्टर से मिली कि और क्या चीज़ कर सकते हैं जिसमें मज़ा आए। तो
ये जो लिबरलाइजेशन हुआ उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का बजट आया था आई थिंक 92 में, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मार्केट ओपन करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। और मुझे लगा कि अभी तक तो उस समय तक जो ब्रोकिंग थी वो पुराने ही ढंग की थी, पुराने ही ब्रोकर थे, का अब कुछ बदलेगा, अब प्रोफेशनल रिसर्च के लिए कोई मार्केट रहेगी। तो ये सोच के ये एक बड़ा कारण था कि अब प्रोफेशनलाइज होगा ये। उसके पहले सिक्योरिटीज रिसर्च नाम की चीज़ ही नहीं थी भारत में, किसी कंपनी का कोई इन्वेस्टर रिलेशंस डिपार्टमेंट नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था। तो वो एक कारण था। दूसरा कारण था, उस समय तक ना सेबी थी ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थी। तो सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। उन्होंने विज्ञापन निकाला कि हम लोग 71 नए मेंबरशिप देंगे प्रोफेशनल्स को। अब वो उस समय बीएससी कार्ड कहलाता था, बीएससी मेंबरशिप का भाव होता था 2 करोड़, ये वो लोग 55 लाख पे दे रहे थे। तो लोगों ने तो कहा कि मुझे अप्लाई भी मत करिए, आपको मिलने वाला है नहीं, बाजार से 1/4 भाव पे दे रहे हैं, अपने भाई भतीजों को देंगे, आपको क्यों देंगे। और फिर उस समय जो बीएससी का था वो उसमें लगभग 80% गुजराती थे, 20% मारवाड़ी थे। बोला आप बिल्कुल आउटसाइडर हैं, ऊपर से आपने कहा महिला हैं, तो आपको कहाँ मिलने वाला है। हमने कहा अप्लाई करते हैं, देखा जाएगा। तो उन्होंने खैर कोशिश तो की ना देने की, और आखिरी में मुझे 2 एक्स्ट्रा मार्क मिले अपने आईआईएम के गोल्ड मेडल के, और उससे मैं कट ऑफ के ऊपर चली गई और मुझे मिल गया बीएससी कार्ड। तो वो स्टार्ट था। तो फर्स्ट ग्लोबल को अभी 31 साल हो गए हैं, तो ये 93 की बात है, 1993 की बात है। तो वहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि फॉर्च्यून इंडिया 2022 की टॉप 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में देवीना जी का नाम भी है, शामिल हैं वो। लेकिन मैम, मुद्दा ये है कि स्टॉक मार्केट पे, जैसे मैंने इस शो की शुरुआत में कहा, कि बहुत ज़्यादा तनाव है, पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट है। ये गिरावट बाकी जो क्रैशेस आए हैं मार्केट में आज तक इतिहास में, उससे अलग कैसे है? मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारे क्रैशेस देखे, जिसमें एशियन मार्केट का क्रैश शामिल था, डॉट कॉम बबल था, 2008 की मंदी थी सबप्राइम क्राइसिस वाली, उसके बाद फिर कोरोना काल देखा हमने। मार्केट तो हर समय क्रैश हुई थी, इस बार बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति है, निवेशक घबरा गए हैं। तो इस क्रैश को आप कैसे देखते हैं? कि आपने जैसे बताया इतनी बार मार्केट नीचे गई है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई अनहोनी नहीं है, कोई अप्रत्याशित बात नहीं है कि बाजार गिरता है। बाजार गिरता ही है। आप पिछले 18-19 साल के देखें डेटा, तो 3 ही 4 साल हैं जिसमें बाजार 10% से कम घटा ऊपर से, और उसमें एक साल 2023 भी था। तो आप समझ लीजिए 2 साल के बाद आपका करेक्शन आया। तो हम लोग सबको थ्योरी में ये मालूम है, आप लोग सबको यहाँ पर, आपके सब दर्शकों को अगर मल्टीपल चॉइस में दिया जाए कि सबसे वॉलेटाइल एसेट क्लास कौन सी है, तो सब लोग टिक करेंगे हाँ इक्विटी है। तो इन थ्योरी सबको मालूम है कि इक्विटी वॉलेटाइल एसेट क्लास है, लेकिन जब वो एक्चुअल में होता है तो लगता है कि दुनिया का अंत होने जा रहा है। और एक थोड़ा सा डाइग्रेशन है, मतलब राकेश झुनझुनवाला जी पे किताब आई थी, उसमें वो जो लेखक थे शायद उन्होंने भी उस लाइन पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे हिसाब से वो पूरी किताब का सार इसमें था कि राकेश ने बोला कि मैंने पैसा बनाया 1989 से 92 में, 2003 से 2007 में, और 2009 से 2011। तो ये 3 पीरियड में मेरा बड़ा पैसा बना। बीच में 5-5 साल ऐसे गए जिसमें मेरा पैसा नहीं बना। तो मैंने कहा ये उसकी सुपर पावर थी, ये समझना कि इक्विटी मार्केट में ऐसा होता है कि 2 साल में आपके 5 साल के रिटर्न आ जाएंगे और बाद में रिटर्न नहीं आएगा, या वाइस वर्सा कि 94 से 2003 जो पीरियड था उसमें सेंसेक्स नेट रिटर्न 0 था 9 साल। उसके बाद 4 साढ़े 4 साल में 6 गुना हो गया इंडेक्स। तो यही बाजार है। अब जो आपने कहा कि इस बार पैनिक ज़्यादा है, उसका कारण ये है कि बहुत सारे निवेशक नए हैं बाजार में, जो कोविड के बाद से ही आए हैं, तो उन्होंने खाली बाजार को एक तरफा ही जाते देखा। और पिछले साल जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करती थी कि रिस्क मैनेज करना है, कॉशियस रहना है, तब कोई सुनने को राजी नहीं था। मुझे तो मेरे एक रिलेशनशिप मैनेजर ने ये भी कहा कि मेरे एक क्लाइंट मुझे कह रहे थे कि आपकी मैम को सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो मदर टेरेसा जैसे बात करती हैं, अभी आप लोग को एग्रेसिव होकर स्मॉल कैप बेचना चाहिए। हमने कहा नहीं भैया, ये नहीं करना है। और अच्छे खासे बड़े निवेशक भी, फैमिली ऑफिस तक भी लोग आके कहते थे
कि हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 30-35% कंपाउंडेड हर साल दे दीजिए। मैंने कहा ऐसा किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है जो 35% मार्केट में कंपाउंडेड दे देगा। और जहाँ तक अभी हम लोग जहाँ हैं उसकी बात है, तो उसमें आपको 2-3 चीज़ देखनी पड़ेगी। एक तो है लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप। अब ये मैंने मार्केट गिरने के बाद नहीं कहना शुरू किया, आप मेरे पिछले जुलाई के भी इंटरव्यूज़ या ट्वीट्स देखें तो मैंने यही चीज़ कही थी कि अब आप निकल जाइए जो भी एरियाज़ हैं जहाँ अति हो गई है, या जिसमें स्मॉल कैप तो था ही, और भी कई सारी ये थीम आती हैं। मैं तो बोलती हूँ कि अगर आपको पता करना है कि कहाँ अति हो गई है, कहाँ रिस्क ज़्यादा है, आप देखिए कहाँ पर थीमेटिक एनएफओज आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड की नई स्कीम्स कहाँ आ रही हैं। वो नॉर्मली उस थीम का अंत होता है, अंत के आसपास होता है, उसका शुरुआत नहीं होती है। तो वो सब चीज़ों से निकल के आप स्टेडी पोर्टफोलियो में जाइए। तो वो मैंने क्यों कहा, आप अगर लार्ज कैप की तरफ देखें तो हमारे दिमाग में है कि इक्विटी मार्केट्स कंपाउंड करती हैं 15-16% हर साल, लेकिन वो भी हर साल ही नहीं, हर दशक भी बहुत अलग-अलग कंपाउंडिंग होती है। तो जो 2011 से 20 वाला वो वाला जो दशक था उसमें कंपाउंडिंग बहुत कम हुई। मतलब आप ₹100 डालते तो 10 साल में आपको ₹230 मिलते, जबकि आपको एफडी में 200 मिल जाते। तो वो जो इतना कम रिटर्न दिया उसके कारण ये कोविड के बाद से जो दुगने से ज़्यादा हुआ बाज़ार वो हुआ। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आप अगर सेंसेक्स निफ्टी जैसा देखें तो वो अ, ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर है। तो वो जो बड़ा क्रैश आता है जिससे आप उबर नहीं पाते बहुत समय तक, वो आता है जब आप ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर हों। वो स्थिति अभी नहीं है। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे थे कि करेक्शन आएगा तो निवेश करेंगे, तो ये निवेश करने का समय है। एक चीज़ और मैं ऐड करूँ कि मैं हमेशा, लोग बोलते हैं कि कई बार स्पेशली जो यंग लोग होते हैं कि मैं अभी 25 साल की हूँ, अभी अच्छा जॉब है, तो सबका सब इक्विटी में लगा दूँ। नहीं, आपको सबका सब कभी भी इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए, हमेशा एसेट एलोकेशन करना चाहिए, और इक्विटी ऐसा पैसा होना चाहिए जो 8-10 साल कम से कम आपको हाथ नहीं लगाना पड़े। और तो बीच में अप्रत्याशित खर्चे आते ही हैं, आपकी नौकरी छूट सकती है, आपको और आगे पढ़ाई करनी है, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो सब का सब इक्विटी में मत लगाइए, और एसेट क्लास में भी हमेशा लगाइए। लेकिन अब ये समय है कि जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, जो भी आप चाहते हैं कि इक्विटी में लगे, चाहे म्यूचुअल फंड में या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में, वो अब निवेशित रहने का समय है। और उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँ कि हम लोग सब समझते हैं कि निवेश करने में खतरा है लॉस का, लेकिन निवेश ना करने का भी एक रिस्क और एक खतरा होता है, और वो ये होता है कि आप मार्केट का अपमूव मिस करेंगे। तो हमने देखा जब से सेंसेक्स शुरू हुआ, तो 40 साल से ज़्यादा हो गए, उसमें अगर आप 10 सबसे अच्छे दिन निवेशित नहीं थे, तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। मतलब आप समझिए जो आपका ₹100 समझ लीजिए अगर 75,000 होता इतने 40-44 साल में, तो वो 25,000 ही है। और अगर आपने 30 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए, तो वो 90% 90% रिटर्न निकल जाता है। फिर आप 7,000 साढ़े 7,000 पे आ जाते हो। तो ये, और ये जो एकदम शार्प ऊपर का मूव होता है, वो तब नहीं होता जब सब लोग खुश हैं कि सब अच्छा ही अच्छा है, जैसा कि 2024 में प्रायः था। वो तभी होता है कि जब ये लोग प्रश्न ही पूछ रहे हैं कि निवेशित रहना चाहिए या नहीं, एसआईपी बंद कर दें या नहीं। तो जब डर का माहौल होता है तभी ये होता है। जो इतने शार्प जो अप मूव होते हैं वो तेजी वाले मार्केट में नहीं आते हैं, वो मंदी के बाद ही आते हैं। तो इस बार का जो डर पैदा हुआ है स्टॉक मार्केट में, क्या वो समझते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है? अच्छा भला चलता मार्केट एकदम से गोता लगा गया। ये जब से ट्रंप आए हैं तब से सरदर्द बने हुए दुनिया के लिए। कैसे देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को, और उनका इम्पैक्ट भारतीय स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ेगा? देखिए, भारतीय स्टॉक मार्केट का तो ट्रम्प से इतना सीधा-सीधा लेना-देना नहीं था, मतलब कि वो तो पहले ही गिरना शुरू हो गया था ट्रम्प जी के आने के पहले। अब ट्रम्प का जहाँ तक सवाल है, मुझे तो बाज़ारों से ज़्यादा पूरे विश्व के लिए डर लगता है, क्योंकि वो हर ही चीज़ को इस तरह से हिला रहे हैं कि इतनी चीज़ें जो एक तरह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमने सोचा था कि ऐसी दुनिया है, अब वो सारी चीज़ों पे अब प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि वो कोई भी मल्टीलैटरल चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूएन हो, चाहे
WTO जो ट्रेड का है। अभी मैंने अपनी वित्त मंत्री की एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो यही कह रही थी कि अब मल्टीलैटरल ट्रेड का कोई ज़माना नहीं रहा, अब हम सबको एक-एक देश को दूसरे देश से कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा बायलैटरली। तो ये सब तो अब मतलब विश्व में आप समझिए तो बहुत कुछ अनस्टेबल हो गया है, आपको मालूम नहीं कि अब इसके अंत में क्या होगा, तो मेरा डर ज़्यादा उस तरफ है। और जहाँ तक अमरीकी बाज़ारों का सवाल है, एक चीज़ और है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको भारत के बाहर भी निवेश करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं एक ये आंकड़ा ज़रूर देती हूँ कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो डॉलर 12 रुपया था। तो आप समझिए एक करियर से कम में इतना डेप्रिसिएशन हो गया, ऑलमोस्ट 90% डेप्रिसिएशन हो गया। तो जब आप अपने ये लक्ष्य गोल की बात करते हैं जो 10, 20, 30, 40 साल बाद का है, तो उसमें आप ये आंकड़ा नहीं भूल सकते। लेकिन विश्व का मतलब अमेरिकी बाजार नहीं होता। तो अमेरिकी बाजार का जहाँ तक सवाल है, पिछले 10-12 साल में बहुत आउट परफॉर्मेंस रहा। हमारे दिमाग में था कि कभी ना कभी वो आउट परफॉर्मेंस खत्म होगा, और मुझे लगता है कि ट्रम्प सरकार आने से वो टाइम कम हो गया है। आप अभी देखिए तो यूरोप ने आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, तो वो एक विश्व के बाज़ारों के लिए, बाकी विश्व के लिए जैसा मैंने कहा कि थोड़ा स्टेबिलिटी पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि जो चीज़ें आपने टेक फॉर ग्रांटेड की थी कि ऐसा ही चलेगा, वो बहुत सारी चीज़ें अब हट गई हैं। आपका एक तरह से नींव हिला दिया है। अच्छा, पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए तो फिर भी थोड़ा आसान होगा, लेकिन एक आम आदमी के लिए उतना आसान है नहीं। कह तो रहे हैं मार्केट में करेक्शन आ जाए तो ये सही मौका है खरीदने का, लेकिन खरीदना आता किसको है? और जो खरीदे वो पिछली बार का ही डरा पड़ा है अभी तो बेचारा, 45% पोर्टफोलियो नीचे है। तो खरीदें तो कैसे खरीदें? स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं? और जैसे अभी कोई किसी को स्टॉक खरीदना हो तो अपने पड़ोसी से पूछता है, अपने यार दोस्त से पूछता है, नहीं तो टीवी देख लेता है, नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, बस इतना ही। तो बुक्स थोड़ी कोई पढ़ के स्टॉक खरीदेगा। तो पिछले साल तक तो ऐसा था कि जो खरीदो वो चल जाता है, जिस आईपीओ में पैसा लगा दो बन जाता था फटाफट। लेकिन अब बहुत घबरा गए निवेशक। देखें क्या स्टॉक मार्केट पे कौन से स्टॉक्स का चयन करना चाहिए? देखिए, स्टॉक को मार्केट में आपको चयन करना अगर ठीक से नहीं आता, आप किताबें पढ़ने को राज़ी नहीं हैं, तो फिर खुद से निवेश मत करिए। फिर आप कोई प्रोफेशनल के थ्रू ही करिए, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैंने एक चैप्टर अपनी किताब पे इस पे भी लिखा है कि आपको DIY, डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर होना भी चाहिए कि नहीं। का आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, एक अपने को समझ लीजिए आप एक फंड मैनेजर हैं, तो उस फंड मैनेजर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। उसमें ये नहीं कि खाली जहाँ जहाँ अच्छा हुआ वहीं वहीं वो आपने डेटा रख लिया। आप पूरा का पूरा अपना डीमैट अकाउंट देखिए कि क्या हुआ उसमें, और फिर बोलिए कि ये अगर अलग से एक फंड मैनेजर होता तो इसको मैं कितना पैसा देती निवेश करने के लिए। और अगर उसको ज़्यादा पैसा नहीं, बाकी फंड मैनेजर जितना अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कम से कम 100% तो वहाँ मत दीजिए। अगर आपको चाहिए कि हाँ, दोस्तों से बात करनी है व्हाट्सएप ग्रुप में, पार्टी में, तो फिर उसका खेलने के मनी जैसा आप उसको समझिए कि अपना 10-15% मैं खुद से निवेश करूँगा, और बाकी का फिर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू करिए, क्योंकि इसका कोई आसान उत्तर नहीं है कि आप बिना पढ़े लिखे आप जैसे तैसे करेंगे तो आपका चयन ठीक होगा। और वो उस समय जब तेज़ी होती है तब, वही मैंने कहा, कोई सुनने को रेडी नहीं होता है कि क्या करना चाहिए। और आईपीओ का आपने नाम लिया, तो मैं तो यही हँसती थी पिछले साल की आईपीओ में, तो आप आईपीओ में निवेश ही नहीं कर रहे हो, आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है, ये वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं। आप सोच रहे हो कि ये लॉटरी है कि मिलेगा तो उसको अगले हफ्ते बेच देंगे, जो कि सेबी का डेटा भी यही दिखाता था कि फंड्स नहीं लेकिन इंडिविजुअल्स जिनको मिला है वो एक हफ्ते के अंदर बेच देते हैं अगर आईपीओ ऊपर खुला। तो फिर तो ये तो बबल बस्ट होना ही था। वो तो मुझे मतलब आप वही बोल रहे हैं कि बाद में मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे तो नज़र ही आ रहा था कि इस तरह की चीज़ चलती नहीं है लंबा। और जहाँ तक स्मॉल कैप की बात है, ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ जो 40% घट गई है, फिर भी आपको उससे निकल जाना चाहिए। देखिए, इंडेक्स अलग चीज़ होती है और स्टॉक अलग चीज़ होता है। जैसे कि 2021 में बहुत सारे नैस्डैक वाले ETFs आए थे, उस समय मैंने कहा था इसमें मत निवेश करिए। उसके बाद अगले साल वो 40% गिर गए, तब कई लोग मेरे पास आए कि अब निकल जाएं। मैंने कहा कि देखिए, अब आपने गलत बाय डिसीजन तो ले लिया, अब कम से कम बेचने का सही डिसीजन लीजिए, क्योंकि बड़ा इंडेक्स 40% डाउन होने पर बेचने का कोई मतलब नहीं। लेकिन इंडेक्स स्टॉक हो सकता है 30, 50, 60% नीचे होने पर भी आप
बेचना ही बेहतर है। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा 100 वाला अभी 65 हो गया है या 55 हो गया, जब 100 वापस होगा ये स्टॉक तो मैं इसको बेच दूंगी। लेकिन वो गलत सोच है। मार्केट को कोई लेना देना नहीं है आपने किस भाव पे खरीदा है। और दुनिया में और खासकर कि भारत के बाजार में बहुत से स्टॉक्स हैं जो कभी उस भाव पे वापस आते ही नहीं है, और कई तो मतलब शून्य में विलीन हो जाते हैं। आप यही समझिए कि 4-4.5 हजार स्टॉक्स आज की डेट में ट्रेड होते हैं। आप टोटल लिस्टिंग आज तक की निकालिए तो उससे कई गुना है। 1990 के दशक में एक साल में कुछ 1200 आईपीओ आए थे, एक साल में 1300 आईपीओ आए थे, वो बहुत सारी कंपनी गायब ही हो गई। तो आपने खरीद लिया है तो हमारे ये सब हमारे सोचने में एक तरह से आप समझ लीजिए एरर होता है कि हम चाहते हैं कि उसी से वापस बनाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ खराब है वो स्टॉक, अभी भी निकल जाइए और ऐसी जगह जाइए जहाँ से आपका ये 65 से 100 वापस जाने का की संभावना ज़्यादा हो, रादर देन कि उसी स्टॉक से या उसी फंड से या उसी स्ट्रैटेजी से निकालना है पैसा। अब पिछले साल बहुत लोगों ने लार्ज कैप एसआईपी बंद करके उसको स्मॉल कैप में डाल दिया था। तो आप एसआईपी चालू रखिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप स्मॉल कैप ही एसआईपी में डालें। तो ये ब्रॉडली आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप अगेन बहुत सारे निवेशक नए हैं, उनके पास ये डेटा नहीं है कि 2008-9 में स्मॉल कैप इंडेक्स 80% गिरा था, मतलब 78% एग्जैक्ट नंबर मैं लूँ तो। और उसके बाद वो इंडेक्स का लेवल आते आते 8 साल लगे थे, और वो भी खाली थ्योरी में आप कह रहे हो कि इंडेक्स वापस आया, क्योंकि वो 8 सालों में इंडेक्स लगभग पूरा बदल गया था। तो वो जो स्टॉक गिरे 2008-9 में वो बहुत सारे कभी वापस नहीं आए। और उसके बाद एक और बड़ी तेजी आई थी स्मॉल कैप में 2017-18 में, फिर 18-19 में 2/3 इंडेक्स गिरा। तो ये तो उसकी फितरत ही है। ये सब डेटा मैंने पिछले साल ही से मैं दे रही हूँ, अभी नहीं मैंने निकाला है। तो मेरे आप पिछले भी ट्वीट्स देखिए, तो मैंने यही कहा था कि ये जो रिस्क, ये डेंजर, ये खतरा जो है स्मॉल कैप का, वो लोग समझ नहीं रहे हैं। तो अभी भी वही कह रहे हैं कि कई स्टॉक्स वापस ही नहीं आते हैं। आईपीओज में भी आप देख लीजिए, एक तो खैर बड़ा मशहूर उदाहरण है रिलायंस पावर का कि आईपीओ में इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और वो कंपनी ज़ीरो पे आ गई। पर इवन जैसे आप डीएलएफ देखिए, डीएलएफ का जो आईपीओ प्राइस था वो दशकों तक वापस नहीं आया। कंपनी चलती रही, लेकिन आईपीओ का में जितना किसी स्टॉक के लिए डिमांड है या लोग अप्लाई कर रहे हैं या ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, उससे कुछ आपको नहीं आप धारणा बना सकते कि ये कंपनी अच्छा करेगी या नहीं। आपको एक और उदाहरण दूं जो लोगों को मालूम नहीं है कि इन्फोसिस का जब आईपीओ आया था वो अंडर सब्सक्राइब हुआ था, वो पूरा भरा ही नहीं था। वो जो अंडर राइटर्स थे उनको भरना पड़ा था और उनका बाद में बहुत पैसा बना। तो ये तुमने स्मॉल कैप और आईपीओ के बारे में बात की, जी ब्लू चिप्स की बात करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स की। जी मैम आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी खबरें आती हैं। अभी हाल फिलहाल की खबर जो मैं ही देख रहा था, इंस्टा पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई कि रिलायंस के शेयर निकल आए, किसी के ग्रैंड पेरेंट के किसी के शेयर निकल आए और उसने इंस्टा पे डाल दिए बताने के लिए मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं और इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। अब क्या ये बिल्कुल सही तरीका है कि रिलायंस, टाटा स्टील, इन्फोसिस, टीसीएस छोड़ दो, फॉरएवर छोड़ दो जनरेशंस के लिए और पैसा बन जाएगा? इज इट दैट सिंपल? इट्स नॉट दैट सिंपल, बिकॉज ये जो बोलते हैं बाय एंड फॉरगेट, ब्लू चिप खरीदो और उसके पेरेंट्स ने या दादा दादी ने ये खरीदा था और अब उसका इतना पैसा बन गया, उसको एक चीज़ बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस, कि आप वही उनको ही देख रहे हो जो सक्सेसेस हैं, या उनको भूल गए जो रास्ते में गिर पड़े। एक तरह से आप देखिए ओरिजिनल सेंसेक्स लिस्ट ही उठाइए ना, वो उस समय के ब्लू चिप थे, राइट? उसमें क्या क्या है? प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स जो उस समय की फिएट गाड़ी बनाते थे, हिंदुस्तान मोटर्स जो एम्बेसडर गाड़ी बनाते थे, बाकी आपके ये टेक्सटाइल के शेयर हैं, शिपिंग के शेयर हैं, पेपर के शेयर हैं। ग्रुप्स में आप देखें तो ये सब है, मफतलाल ग्रुप, जेके ग्रुप, थापर ग्रुप, स्किंदिया ग्रुप। सो वो उस समय के ब्लू चिप थे और बहुत सारे लोग मुझे दिखाते भी हैं कि अरे देखो मेरे तो फादर के पोर्टफोलियो में सब जेके के ग्रुप के थे। और बाकी तो खैर जो एक तेजी वाले होते हैं वो तो उस पर तो मैं अलग से आऊंगी, लेकिन आप ये जो सो कॉल्ड ब्लू चिप थे, और उस समय मतलब जो पहला सेंसेक्स था उसमें 30 में से एक ही कंपनी थी जो 10 साल से कम की जिसका इतिहास था, वो तो इंडियन होटल। उसके अलावा सब पुरानी कंपनीज थी, दशकों पुराने ग्रुप।
तो उस समय के ब्लू चिप वही थे, पर आप देखिए उसमें से कितने बचे। आप एक और समय देखिए, जब सेंसेक्स और निफ्टी में पीएसयूज भरे हुए थे, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, बीएसएनएल, एमटीएनएल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीएचईएल, सो ऑन एंड। फिर एक टाइम आया कि पीएसयूज को लोग भूल ही गए कि इसमें निवेश किया भी जा सकता है। तो ये तो फैशन आते जाते रहते हैं, और हम लोग खाली जो सक्सेस स्टोरी है वही याद करते हैं कि हाँ रिलायंस का था या हिंदुस्तान लीवर का लिया था तो वो इतना गुना हो गया। जो जो नहीं काम किया वो आप भूलते जाते हो। आप बैंक्स में ही देख लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं एचडीएफसी बैंक में इतना कंपाउंडिंग मिला या कोटक महिंद्रा में इतना कंपाउंडिंग मिला। जो बैंक्स गायब हो गए उनको आप भूल जाते हो। टाइम्स बैंक, सेंटूरियन बैंक, यस बैंक का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। और भी अभी मुझे मतलब बैंक्स में तो कितने ही को मिला, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जो गायब ही हो गए या जिनमें निवेशकों ने बहुत पैसा खोया। तो ये खाली होता है कि हाँ आप खरीद के भूल जाइए। खरीद के भूलने से कोई काम नहीं होता। और इसका मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि आप एक्सेल पे भी बड़ी अच्छी परियों की कहानियां सुना सकते हैं। तो एक्सेल आप कोई भी किसी भी कंपनी का कोई भी रिसर्च रिपोर्ट उठा लें तो उसमें क्या होता है कि हर साल अर्निंग्स ग्रो हो रही है, प्रॉफिट हर साल ग्रो हो रहा है और 10%। तो इस तरह की होती है कि अरे देखिए अगर 15% ये कंपाउंड करेगा प्रॉफिट, अगले 20 साल तो इतना हो जाएगा प्रॉफिट और उसमें इतना मल्टीपल और ये वैल्यू हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी आपको कहानियां मिलेंगी। और वैसे भी आप देख लीजिए तो 99% रिसर्च रिपोर्ट यही होती है कि प्रॉफिट अभी भी 5 साल भी ग्रो करेगा, टर्मिनल वैल्यू में भी ग्रो करेगा। लेकिन आप असल में देखिए ये कि 4000 से ज़्यादा कंपनी ट्रेड करती है तो जीरो से ज़्यादा प्रॉफिट रिटर्न करने वाली, जीरो से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ वाली, आई एम नॉट इवन सेइंग कि 5% 10%, बट जीरो से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हर साल करने वाली ये 4200 कंपनीज में से 10 साल आप गेस भी नहीं कर पाएंगे कितनी कंपनीज हैं, अनलेस आपने मेरी किताब में पढ़ा हो। मैंने पढ़ रखी है, हाँ, मेरे को पता है कि 17 सिर्फ एक कंपनी ही है। नहीं, 10 साल 17 कंपनी, 10 साल 17 कंपनी। और ये नंबर ऐसा नहीं है कि ये इसी पीरियड में आया। हम ये एक्सरसाइज 10 साल 15 साल 20 साल पहले भी कर चुके हैं। तो कभी 22 कंपनी आती हैं, कभी 24 कंपनी आती हैं, उसी रेंज में आती हैं। और जो 20 साल प्रॉफिट कंपाउंड हर साल, मतलब कंपाउंड क्या मतलब जीरो से ज्यादा, एक ही कंपनी है एचडीएफसी बैंक। तो वो किसी को नहीं मालूम रहता कि कौन सी कंपनी ऐसा रिटर्न देगी, या इवन जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट ग्रो ही करेगी। ये भी नहीं कि 10% हर साल, मतलब प्रॉफिट जीरो से ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगी, वो ही कंपनियां इतनी कम है। तो जो भी आपको ये बता रहा है ना कि मुझे मालूम है 15 साल में क्या होगा, कंपनी को नहीं मालूम अगले साल उसका क्या प्रॉफिट होगा, और आप मतलब छाती ठोक के बोल रहे हैं कि मुझे मालूम है। तो ये मतलब आप, ये किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं है, ये क्रिस्टल बॉल नहीं है कि कौन सी कंपनी ये मल्टी बैगर होगी, बहुत साल तक कंपाउंडिंग देगी। अब जैसे आप टाइटन को ले लीजिए, जो कि राकेश झुनझुनवाला के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। मैंने अभी हाल फिलहाल में किताब पढ़ी थी टाइटन के सीईओ की, द तनिष्क स्टोरी। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कितनी बार उनका जो ज्वेलरी बिजनेस था वो बंद होने की कगार पे आया। वो तो कि टाटा सन्स से बोला कि हाँ हम लोग को 6 महीने और दे दो, 1 साल और दे दो, थोड़ा और देख लो। तो वो किसको मालूम होता है कि हाँ ये चीज़ अल्टीमेटली सफल होगी और इतनी सफल होगी और इतना रिटर्न बना के देगी, ये किसी को नहीं मालूम होता। ये जो भी आपको बता रहा है, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई फंड मैनेजर, कोई निवेशक नहीं हुआ जिसका आप 100% तो छोड़ ही दीजिए, 50% पिक भी मल्टी बैगर हुई हो। तो आपने अपनी बुक में भी ये लिखा है कि जब अमेजोन के ऊपर आपने एक रिपोर्ट निकाली थी तब अमेजोन बैंकरप्ट हो सकती थी उस समय, और जेफ बेजोस ने आपको ईमेल लिख के थैंक्स भी बोला था कि आपने रिपोर्ट निकाली। उसमें हाई कन्विक्शन बाय कॉल थी आपकी अमेजोन उस समय, और टेस्ला के ऊपर भी आप निवेशित थे। आपने टाटा मोटर्स पे भी 1990 के दशक में बोला कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, लेकिन देश की ग्रोथ इस तरीके की होगी कि इनका जो फेयर वैल्यू होगी टाटा मोटर की बहुत ऊपर जा सकती है। तब मेरे ख्याल से रतन टाटा ने भी आपको बोला था कि आपकी प्रोजेक्शंस गलत हैं। यानी कि मैनेजमेंट को सीरियसली नहीं पता होता कि कितनी वो ग्रोथ कर सकते हैं आने वाले समय के लिए, उनके स्टॉक प्रोजेक्शंस कहां तक जा सकते हैं, किसी को नहीं पता। तो मल्टी बैगर ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप जब रिपोर्ट निकालते हैं तो आपको पता होता है कि मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। देखिए रजत, एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, टेस्ला पे हम लोगों ने कभी भी ऐसा बाय निकाला नहीं था, बिकॉज टेस्ला का अगेन बहुत अप एंड डाउन रहे, बिकॉज टेस्ला कई बार बैंकरप्सी की कगार पे आया।
तो अब वो निकल आया उसमें से, वो एक अलग बात है। और अमेज़न की जहाँ तक बात है, जिस समय हमारी रिपोर्ट आई थी, ये 2001 की बात है, उस समय वॉल स्ट्रीट पे बाकी सब फर्म्स का सेल था, और बिजनेस वीक के कवर पे था कि विल अमेज़न गो बैंकरप्ट। पर हम तो नंबर्स पे गए थे, हमने कहा अभी पहली बार ऐसी स्थिति है कि वो उसका बैंकरप्सी का रिस्क खत्म हो गया है, बिकॉज वो जो उससे पिछली तिमाही थी, जो सन 2000 की आखिरी तिमाही थी, पहली बार उन्होंने बड़ा फ्री कैश फ्लो बनाया था, करीब $250-250 मिलियन का। तो लगा कि पहली बार ऐसी स्थिति है कि अब बैंकरप्ट होने का डर नहीं है, और हमने उस पे स्ट्रॉन्ग बाय निकाला था। पर जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि इवन जहाँ पर मैं हाई कन्विक्शन शब्द यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उसमें फिर होता है कि आप उस कहानी में इन्वेस्टेड हो गए, आपने कहानी सुनानी शुरू की और आप खुद भी आपने वो कहानी फिर उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन जो भी है आपका जो बेस्ट बाय होगा, बहुत से बहुत आप कह सकेंगे यहाँ से स्टॉक दुगना तिगुना हो जाएगा। उससे ज़्यादा का किसी को नहीं मालूम होता। जेफ बेज़ोस को थोड़ी कुछ मालूम था कि मैं एक दिन विश्व का रिचेस्ट हो जाऊँगा। अब चाहता होगा, लेकिन उसको थोड़ी मालूम था। या फिर अगर मैं बोलूँ 1996 में हमने एचडीएफसी बैंक पे रिपोर्ट निकाली थी, उस समय आदित्य पुरी को थोड़ी मालूम था कि ये ट्रेजेक्टरी रहेगी कब। तो आपका विजिबिलिटी लिमिटेड रहता है। और जहाँ तक टाटा मोटर्स का सवाल है, वहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स पे हम लोगों ने ऐसा मल्टी ईयर कुछ नहीं निकाला था। वो एक समय था, ये उनके कार्स में जाने से पहले की बात है। तो वो कमर्शियल व्हीकल सिक्लिकल, मतलब 1 साल नीचे 2 साल ऊपर, उस तरह का बिजनेस होता था। तो वो एक साल था 90 के दशक के अंत में, जब उनका वो साल बहुत खराब गया था। और हमने रिग्रेशन एनालिसिस की थी कि अगर इकोनॉमी की इतनी ग्रोथ होगी तो कमर्शियल व्हीकल कितने बिकेंगे, और हमने ये एस्टिमेट किया था कि उस साल उनका 25% ज़्यादा बिकेंगे व्हीकल्स। तो मिस्टर रतन टाटा के ऑफिस से फ़ोन आया था कि आपने बहुत ज़्यादा एस्टिमेट किया है, हम लोग नहीं सोचते कि हमारा 15% से ज़्यादा का ग्रोथ आएगा। हमने फिर से देखा, हमने कहा नहीं, 25% पर ही हम लोग टिके हुए हैं, और उस साल उन्होंने किया 25%। तो वो उसके बाद ऑफ कोर्स वो टाटा मोटर्स का तो बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आया। फिर जिस समय टाटाज ने टेक ओवर की थी कंपनीज, तो हम लोग टाटा मोटर्स पर पॉजिटिव थे, जैगुआर लैंड रोवर पे। पर जब कोरस को टेक ओवर किया टाटा स्टील में, मुझे अभी भी याद है, उसी दिन मैं टीवी पे थी, मैंने कहा ये 2 साल अच्छा रहेगा कंपनी के लिए और उसके बाद प्रॉब्लम होगी, और वही हुआ भी। क्योंकि स्टील तो सिक्लिकल बिजनेस है, अगेन अप एंड डाउन वाला बिजनेस है। तो आपको समझना पड़ता है और अपना व्यू बदलना भी पड़ेगा। ऐसा कोई व्यू नहीं होता कि आप 15 साल आपका व्यू सेम ही रहेगा या 20 साल व्यू सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। किसी के पास, मैंने कहा, वो जादू की छड़ी नहीं है दुनिया में, आज तक किसी निवेशक या फंड मैनेजर के पास नहीं रही है। एक तो जादू की छड़ी है ना, जैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला जी हो गए। अब जैसे वॉरेन बफे का एग्जांपल आपकी बुक में है, किसी को फॉलो करके पैसा बनाया जा सकता है क्या? वॉरेन बफे हम सुनते तो है ना, इतनी वेल्थ जनरेट करी है सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही करी है, और उनका कितना फेमस स्टॉक है कोका कोला, लाइफ टाइम पड़े रहो, मतलब कैश फ्लो ही कैश फ्लो, कोका कोला तो बिकती है, ऐसी एप्पल। तो मैम ऐसे किसी भी इन्वेस्टर को फॉलो करके क्या पैसा बनाया जा सकता है? रजत, इसमें एक्चुअली तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा ये वाला चैप्टर मेरी किताब में थोड़ा लंबा है कि आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं। सफल निवेशकों को मैं 2-3 पॉइंट ही बोलूँगी। एक तो कि आप जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं, वो पहली बात है, वो कर भी रहे हैं कि नहीं। जैसे वॉरेन बफेट का बहुत सारे जिन्होंने ऊपर ऊपर से देखा है, वो बोलेंगे कि वो खरीदते हैं और बेचते नहीं हैं स्टॉक्स को। जबकि आप देखिए तो वो 85% जो खरीदते हैं वो 1.5-2 साल में बेच देते हैं, 50% से ज़्यादा 6 महीने में ही बेच देते हैं। बोलते हैं 70 साल के करियर में मेरे जो 10-12 स्टॉक पिक्स हैं, उन्हीं ने मेरा रिटर्न जनरेट किया है। आप सोचिए, और उनको भी पहले से नहीं मालूम था कि यही 10-12 पिक्स होंगे। और राकेश को भी आप जब भी मिलते, और मतलब मैं अच्छी तरह जानती थी, तो हर बार मिलो तो वो अलग ही अलग स्टॉक की बात करते थे। उसको तो नहीं मालूम था कि मेरा पैसा टाइटन, क्रिसिल, लुपिन में ही बनेगा। आप बहुत सारे स्टॉक लेते हो और उसमें से कुछ आपको मल्टी बैगर बनते हैं, लेकिन कौन से मल्टी बैगर बनेंगे वो नहीं मालूम होता। लेकिन और आपको पढ़ना चाहिए सब निवेशकों की जो वो कहते हैं, पर पढ़ के सब का सब ऐसा का ऐसा नहीं निगल लेना चाहिए। क्योंकि कई बार, जैसा मैंने कहा, कि वो जो आप सोचते हो वो कर भी नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ एक ये भी होती है
कि कोई चीज एक वक्त में एक बाजार में काम कर उसका काम हुआ, उसका मतलब नहीं कि वही थीम हमेशा चलेगी। बाजार में हर थीम बदलती है, एसेट क्लास, कंट्री, सेक्टर। तो जैसे कई लोग पीटर लिंच को फॉलो करते हैं। अब पीटर लिंच की आप किताब पढ़ें तो उसमें क्या है कि जिस कंपनी का आपको सामान अच्छा लगता है उसका आप शेयर ले लीजिए। जैसे उसने एक एग्जांपल दिया था कि मेरी वाइफ को पैंटीहोज एक कंपनी का पसंद आया तो मैंने वो वाली कंपनी खरीद ली। लेकिन वो एक समय था यूएस मार्केट में जब कंज्यूमर ब्रांड कंपनीज अच्छा कर रही थी, तो वो उन्होंने वो चीज राइड की। और मैं पीटर लिंच को सबसे ज्यादा, जो एक तरह से मैं बोलूँ, सबसे ज्यादा नंबर इस चीज के लिए देती हूँ कि उनको ये समझ में आया कि ये हमेशा नहीं काम करेगा। तो उन्होंने खाली 14 साल वो फंड चलाया और मेरे ख्याल 44 साल की उम्र में वो रिटायर कर गए कि ये चीज अब ज्यादा नहीं चलेगी, तो हाई पे वो रिटायर कर गए। वो उनकी समझदारी थी। और एक फंडामेंटल चीज और भी है, हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं कि इसने बहुत पैसा बनाया तो उसने क्या स्ट्रैटेजी यूज की। लेकिन प्रश्न को आप उलट के देखिए कि जितने लोगों ने वो स्ट्रैटेजी यूज की उनका क्या हुआ। जैसे कि अगर आप बहुत हाई रिस्क स्ट्रैटेजी यूज करें जिसमें 90% लोग एक साल में बैंकरप्ट होके, कंगाल होके निकल जाते हैं, 10% जो बचते हैं वो 10 गुना कर देते हैं पैसा। तो आप 5 साल ऐसा करिएगा, तो अगर आप 100 लोगों से शुरू किया तो एक एक व्यक्ति बचेगा जिसने अपने पैसे को पता नहीं कितना गुना कर लिया, और बाकी जो 99% लोग हैं वो बाहर हो गए बाजार के। तो अब आप सोचोगे इसने तो बना लिया इतना पैसा, तो इसकी ही स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें, तो वो वहीं आप गलत हो जाओगे, क्योंकि उसमें अधिकतर लोग तो निकल ही गए बाजार से। तो आप तो खाली देख रहे हो कि हाँ इस एक आदमी ने पैसा बनाया। तो वो जैसे राकेश से भी एक बार किसी ने पूछा था कि आपने ट्रेडिंग में पैसा बनाया और आप सबको बोलते हो कि ट्रेडिंग ना करो। बोल रहे कि वो तो वही बात है कि मैं स्मोकर हूँ, तो मैं अपने बच्चे को फिर भी कहता हूँ कि सिगरेट मत पियो। तो मेरा उसमें पैसा बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक नीति है। आपने फर्स्ट ग्लोबल को ग्लोबल स्केल पे पहुंचा दिया, लेकिन उसमें एक प्रश्न अब सबके दिमाग में यही है, एफआईज होते क्या हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, स्टॉक मार्केट पे इतना ज्यादा असर कैसे पड़ जाता है? वैसे असर पड़ता भी है एफआईज निवेश करें भारत में या ना करें? इस बार तो न्यूज हेडलाइन एफआईज के ऊपर ही बन गई कि एफआईज चले गए हैं, एफआईज वापस आ नहीं रहे हैं, स्टॉक मार्केट गोते पे गोते लगाई जा रही है। देखिए, एफआईआर तो पूरी दुनिया में होते हैं। ऑफ कोर्स जो विकसित देश हैं वहाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि पैसे वहाँ ज़्यादा हैं। और मैंने पैसे मैनेज करना तो बाद में शुरू किया। पहले 20 साल तो वो मेरे क्लाइंट्स थे। हमारा मेन बिजनेस ही वही था कि ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टू एफआईआईज। सो वो बहुत करीब से देखा है उनको। तो वहाँ के जैसे पेंशन फंड हो सकते हैं, वहाँ की सरकार का पैसा हो सकता है, वहाँ के म्यूचुअल फंड जो हैं वो निवेश करते हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न बोला कि एफआईआई क्या करेंगे, अब उसमें क्या चीज़ निहित है, आप ये समझ रहे हैं कि एफआईआई निवेश करेंगे तो बाजार चलेगा, एफआईआई बेचेंगे तो बाजार गिरेगा। लेकिन ऐसा है क्या? क्योंकि मैं बहुत डेटा और आंकड़ों पे जाती हूँ। और जैसा मैंने बताया, मैंने तो ये बिजनेस ही इसलिए शुरू किया था कि एफआईआईज के लिए मार्केट खुली है तो प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग होगी। और जैसा मैंने कहा, मेरे सब क्लाइंट्स भी वही थे। लेकिन जहाँ तक डेटा का प्रश्न है, आप देखिए तो इस चीज़ में कोई साम्य नहीं होता कि जब एफआईआई निवेश कर रहे हैं तो बाजार चल रहा है। इससे बड़ा मैं आपको क्या उदाहरण दूं कि एफआईआईज ने निवेश करना शुरू किया लगभग 1994 में, और उसके बाद 9 साल में बाजार वहीं का वहीं रहा, ऊपर गया नीचे गया, बट 9 साल बाद वहीं था। तो आप समझिए, उस समय तो म्यूचुअल फंड भी नहीं थे, रिटेल का पैसा भी नहीं था। तो आप बोलेंगे कि ये नया पैसा आ रहा है तो बाजार को तो कहीं का कहीं हो जाना चाहिए, लेकिन बाजार चला ही नहीं। और उसके बाद भी यही देखा है कि आप हर महीने भी देखें कि एफआईआईज ने खरीदा या बेचा, उसके अनुसार बाजार चला क्या। तो कभी कभी तो जैसा अभी हुआ कि हाँ एफआईआईज ने बेचा, बाजार भी गिरा, पर ऐसा है नहीं। मतलब आप लंबे समय तक देखें तो वो कोरिलेशन नजर ही नहीं आता है। एक बात आपकी बुक में एसेट एलोकेशन के ऊपर भी कर रखी है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि एसेट एलोकेशन का मतलब कि आप अलग अलग एसेट्स जैसे कि इक्विटी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या फिर बॉन्ड मार्केट जैसे कि बैंक एफडीज या फिर कोई सरकारी बॉन्ड या फिर किसी कंपनी का बॉन्ड या फिर रियल एस्टेट या फिर गोल्ड, ऐसे अलग अलग विकल्पों में आप निवेश करते हैं।
पर मैम ये एसेट एलोकेशन आपकी किताब में लिखा है कि मैक्सिमम काम तो एसेट एलोकेशन का ही हो जाता है, आप स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, ऊपर से स्टॉक फिल्टरिंग के ऊपर, स्टॉक ढूंढने के ऊपर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये नहीं आप मल्टी बैगर ढूंढने लग जाओगे तो बहुत अमीर बन जाओगे। एसेट एलोकेशन, अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि कौन से एसेट में हमने बिल्कुल ठीक निवेश कर दिया है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस बार गोल्ड चल रहा है, इक्विटी नहीं चल रही, रियल एस्टेट तो ऐसा भागा जैसे देखा ही नहीं था 10 साल में। तो कैसे पता चलता है कौन से एसेट क्लास में इस समय तेजी आने वाली है? देखिए एसेट क्लास, पहले तो आप एसेट क्लास को समझ लीजिए। तो एसेट क्लास में जैसे आपने इक्विटी बोला, तो इक्विटी में आपका डायरेक्ट निवेश भी आएगा जो आप शेयर खरीद रहे हो, और अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला है या फॉर दैट मैटर इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम पीएमएस में डाला है, तो वो सब इक्विटी में ही आएगा। तो वो एक समझ लीजिए एक एरिया है। दूसरा है फिक्स्ड इनकम, जिसमें आपका बॉन्ड आएगा, सेविंग स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट और फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड। तो उसमें आपको थोड़ा सोच समझ कर कौन से टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं। फिर रियल एस्टेट मेरे हिसाब से साधारण आदमी को निवेश के लिए तो नहीं सोचना चाहिए। आप अपना रहने के लिए एक घर ले रहे हैं, उसके लिए तो खाली फाइनेंशियल कंसिडरेशन नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है, तो वो अलग बात है। उसके अलावा मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको साधारण व्यक्ति को निवेश करना ही चाहिए। लेकिन हो सकता है आपका निवेश हो क्योंकि आपके पास घर हो और गोल्ड है, बाकी हो सकता है आपने कुछ क्रिप्टो या और आर्ट या कुछ भी लिया हो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गूगल मैप में आप खाली अपना गंतव्य स्थान नहीं डालते हैं, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो भी डालते हैं। तो पहले तो आप समझिए कि अभी मेरा पैसा कहाँ कहाँ लगा है। तो उसमें आपका वो जो विरासत में मिले हुए प्लॉट से लेके आपने जो शेयर लिया है, पहले वो समझिए। फिर सोचिए कि क्या होना चाहिए जो मेरे जितना मैं रिस्क लेना चाहती हूँ उस हिसाब से, और जितना वो मुझे कब कब कितना कितना पैसा चाहिए होगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए चाहिए, जिस भी चीज़ के लिए चाहिए, तो वो सब समझिए। तो पहले समझिए कहाँ पर हूँ, तो कहाँ कहाँ निवेशित हूँ, और उसके सामने वो भी कि कहाँ कौन कौन से लोन हैं। और फिर सोच समझ कर निर्णय लीजिए कि ये अब मुझे इतना पैसा अब तक इस समय तक चाहिए, तो मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिस्क के बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे मत रहिए। ये नहीं कि 100% फिक्स डिपॉजिट में ही है, क्योंकि फिर आप इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को बीट नहीं कर पाएंगे। और ये भी नहीं होना चाहिए, कई लोगों को मैं देखती हूँ कि जिन्होंने इक्विटी में भी निवेश नहीं किया और सीधा बोलेंगे हम डे ट्रेडर बन जाते हैं या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी अपने खून पसीने की कमाई से मत करिए। तो बीच में रहिए, सोच समझ कर एक बार एसेट एलोकेशन करिए जिसमें सभी कुछ होना चाहिए। सो गोल्ड भी होना चाहिए, और लेकिन ऐसा नहीं कि गोल्ड आपका 30% होना चाहिए एसेट एलोकेशन का। तो वो आपको एक बार बैठ के अपने ज़रूरतों के हिसाब से वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका जो कई लोग होते हैं कि इसी चक्कर में बैठे रहते हैं कि जब पूरी तरह समझ में आएगा तब इसमें हाथ डालेंगे। तो आप ये मोटा मोटा भी कर लेंगे तो आपका 80-90% काम हो जाएगा। ये बात है, ये नहीं कि हमको सब चीज़ समझ में आएगी। और हमारे जो दोस्त बोल रहे थे कि हमने तो यहाँ मल्टी बैगर निकाला था, आपको 6 महीने पहले ये स्टॉक बताया था ना, वो अब 4 गुना हो गया। तो उस सब के फेरे में मत रहिए, मोटा मोटा अपना काम ये करिए। सुनने में बोरिंग लगता है भी बोरिंग, पर उसी से आपका लंबे समय का रिटर्न आता है। आपको सब जगह नज़र आता होगा कि इतना कंपाउंडिंग हुआ, पर उस समय ये लेकिन आप दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड का डेटा देखें तो 50% से ज़्यादा निवेशक 2 साल भी निवेशित नहीं रहते हैं। तो वो कंपाउंडिंग तो तब मिलेगी तब जब आप निवेशित रहेंगे। और जैसा मैंने कहा, हमेशा लगता है कि अभी थोड़ा और रुक जाएं, करेक्शन है, पहले बोला था कि करेक्ट होगा तो निवेश करेंगे, अब नीचे आ गया है तो अभी भी घबराहट है, तो उसमें ही समय निकल जाता है। आप कोविड टाइम ही देखिए, और ये तो मेरा उस पर है ट्विटर पे, इसलिए कि तो मार्च 2020 को बोला था कि बाजार से में बहुत कुछ गड़बड़ है ऐसी, और लेकिन मार्च 23 को बोला था कि आप निवेश करने का समय है। महत्वपूर्ण बात ये है, क्योंकि अगर आपने तब निवेश नहीं किया होता और अप्रैल अंत तक बाजार यहाँ भी और अमेरिका में भी 30% चल चुका था नीचे से, तो वो आप पूरा का पूरा मिस कर जाते। तो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से लार्ज कैप भी नहीं ही घट सकते ऐसा, लेकिन अब
रिस्क रिवॉर्ड दूसरी तरफ है कि घटने का प्रतिशत और प्रोबेबिलिटी कम है और बढ़ने का ज़्यादा है, इसलिए निवेशित रहना बेहतर है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल तो मैम आपसे होगा, उसके बाद तो मैं मंच खोल दूँगा, मेरे बाकी के सहयोगी जो हैं वो भी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं और सभी के मन में प्रश्न है। शेयर बाज़ार तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इस समय टेंस मूड माहौल में है। प्रश्न ये है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ होने लग गया है, लगभग हर एरिया में भी। तो स्टॉक मार्केट में भी होगा, फंड हाउसेज़ को भी उस पे अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। मैम कितना चैलेंजिंग हो गया है इस नई स्किल के साथ अपडेट होना, और क्या वाक़ई फाइनेंस में भी जॉब्स पे खतरा आएगा? क्या हमको ह्यूमन माइंड की ज़रूरत रह जाएगी स्टॉक मार्केट में? देखिए, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की तो और इस तरह की बातें अब आजकल थोड़ी आम हो गई हैं कि क्वांट मेथड हम यूज़ करते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, लेकिन पहली बात है कि ये लेवल आसान है, काम थोड़ा मुश्किल है। हमने तो अपना पीएमएस लॉन्च ही किया कि हमारे पास प्रॉपर एआई सिस्टम था, इसलिए नहीं कि वो फैशनेबल है कि मिल गया है, लेकिन वो ज़रूरत है। और उसके पीछे एक तो ये कारण है, आपके यहाँ पर जो सहयोगी से मैं पूछूं कि भारत का नेशनल गेम हॉकी क्यों है, तो जबकि हम लोगों ने 50 साल हॉकी में कुछ किया नहीं, अब जाके ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंचे हैं। तो उसका कारण ये है कि आप लगभग 1928 से लेके 70 के दशक तक भारत हॉकी में एकदम सबसे ऊपर था। पहले भारत, बाद में भारत और पाकिस्तान में ही वो रहता था। हर ओलंपिक में हम लोग गोल्ड मेडल पाते थे। 2 ओलंपिक ऐसे थे कि जिसमें भारत के अगेंस्ट कोई गोल ही नहीं हुआ। अब उसके बाद हुआ क्या कि पहले घास पे खेली जाती थी हॉकी, उसके बाद एस्ट्रो टर्फ आ गया। तो अब एस्ट्रो टर्फ आ गया तो जो आपको स्किल चाहिए था, पहले वो मेजर ध्यानचंद का इतना अच्छा वो ड्रिबलिंग और ये सब था, अब हो गया कि कौन सबसे तेज दौड़ सकता है, कौन सबसे फिट है, जिसमें भारतीय इतना अच्छे नहीं थे। तो अभी एक तरह से इन्वेस्टिंग में भी वैसा ही कुछ बदला है कि पहले होता था कि आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, आप कंपनी से मिल के ऐसी बात पता कर सकते हो जो किसी को नहीं पता है। अब वो चीज़ नहीं रही। अब ये पूरे विश्व में होता था, अब धीरे धीरे सब जगह ऐसे कानून आए हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो। अभी तो आपके अगर एनालिस्ट मीट भी है तो उसका भी आपको डालना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्ट वेबसाइट पे। तो अब जो स्किल चाहिए वही बदल गया है कि अब इतना डेटा खूब है, अब डेटा को कौन एनालाइज कर सकता है, और वहाँ पर मशीन की ज़रूरत होती है। और इसी कारण हम लोगों ने जो किया है कि हमारा जो भी सीखा है, जो भी सिस्टम है, उसको मशीन को एक तरह से सिखाएं, और जिससे कि वो पूरे के पूरे सब स्टॉक्स पे एक ही तरह से लगा सके। जैसे अगर हम लोग 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी देखें तो लगभग 800 कंपनी हैं भारत में। तो वो आप अगर बहुत सारे एनालिस्ट रखोगे भी तो सब एक तरह से उसको नहीं देखेंगे। उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है कि सब, अगर आपका जो भी क्राइटेरिया है वो एक तरह से सब पे अप्लाई हो, सारी इंफॉर्मेशन वो एनालाइज कर सके। आप तो वो वहाँ सब ज़रूरत होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और अभी तक भी बहुत इस्तेमाल हो नहीं रहा है, लोग बात कर रहे हैं लेकिन अभी भी वो, और इसी कारण बहुत सारे फंड आउट परफॉर्म भी नहीं कर पाते, बिकॉज आप कर उस तरह से ही रहे जैसे आप 90 के दशक में कर रहे थे। जबकि अब फंडामेंटली चीज़ बदल गई है, वही जो घास से एस्ट्रोटर्फ वाली बात अभी निवेश के एरिया में भी है। पिछले 2 साल से राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मार्केट बहुत रिस्की है, इसमें बहुत कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। उसके बाद फिर अदानी के स्टॉक्स का विवाद आता है, फिर सेबी और माधवीपुरी बुच के को लेकर विवाद आता है। तो क्या ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मार्केट के इस क्रैश से लिंक होती हैं? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि बाज़ार में जो होता है वो कहानी उसकी बाद में बन के आती है। तो ये सब चीज़ तो अभी ये पिछले 5 महीने में तो हुई नहीं। जो आपने जितनी भी बातें बोली उसमें से कोई भी इतनी ऐसा नहीं कि वो समाचार अभी आया और बाजार गिर गया। अब आप पीछे जाके बोलेंगे इतने सालों में ये चीज़ आई और शायद इसके कारण गिरा, तो वो तो अजीब सी बात है। जैसे कि आप ये तो बात छोड़ ही दीजिए, इवन जो कंजम्पशन स्लो डाउन की बात आई कि पिछले 3-4 महीनों में लोगों ने बोलना शुरू किया जब बाजार गिर गया कि कंजम्पशन स्लो डाउन के कारण गिरा। पर आप देखिए तो एक्चुअली कंजम्पशन का जो नंबर, जो ग्रोथ इतनी कम हुई, वो तो 2023-24 में हुई। उस साल का जो कंजम्पशन ग्रोथ नंबर था वो 21 साल में सबसे कम था। मैंने उस समय ही बात की थी, 4% के करीब था, जो लास्ट 2002-3 का नंबर था।
लेकिन उस समय बाजार चल रहा था तो किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो तो राजनीति नहीं, वो तो अर्थशास्त्र की बात है, सरकार का ही आंकड़ा है। इस साल तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, इस साल तो 7-7.5% का अनुमान है, लेकिन अब इस साल बाजार गिरा तो हो गया कि कंजम्पशन स्लो डाउन के कारण गिरा। तो हर चीज में कहानी बाद में आती है। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग बिजनेस टीवी हो या बिजनेस पेपर हो, उस पे इस चीज पे बहुत ध्यान ना दीजिए कि बाजार चला इसलिए और गिरा इसलिए, क्योंकि उनको तो पन्ने भरने, घंटे भरने, तो वो बाजार के हर मूवमेंट के लिए आपको कोई कारण दे देंगे, और नहीं कुछ हुआ उल्टे डायरेक्शन में हो तो उसके लिए भी उतना ही अच्छा कारण आएगा। वो एक किताब है, एवरीथिंग इज ऑब्वियस वंस यू नो द आंसर। सो जब वो आपका आंसर आउट हो जाता है तब आप उसके पीछे एक कहानी गढ़ सकते हो। तो जितनी भी चीजें वैसे आपने जो गिनाई वो अभी है ही नहीं है 4-5 महीने की। मार्केट में जब गिरावट आती है तो बड़े लोग तो फिर भी संभल जाते हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो छोटी-छोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके पैसे डूबते हैं, तो वो चिंता होती है। कुछ समय पहले एफएनओ को लेकर सरकार और सेबी ने भी बड़ी चिंता जताई थी। तो वो क्या है जिसके जिसके कारण और जिसके लालच में लोग फँस रहे हैं और इस स्टॉक मार्केट के ट्रैप में फँस रहे हैं? देखिए, वही लालच नहीं करना चाहिए। वही मैंने आपको बोला कि रिस्क के दोनों एंड पे मत रहिए कि 100% फिक्स डिपॉजिट में है तो वो भी गड़बड़ है, और अगर आप ये एफएनओ वगैरह करने लगे हैं तो वो भी बिल्कुल ही गड़बड़ चीज़ है। तो अपने खून पसीने की कमाई के प्रति इतना बेरहम मत होइए। और सेबी का तो डेटा है ही कि 7% ही निवेशक ट्रेडर जो भी कहिए एफएनओ में पैसा बनाते हैं, लेकिन मैंने उसको थोड़ा और एनालाइज किया था तो वो 7% फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या इंडिया में जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो हैं। जो इंडिविजुअल है वो तो 93% में ही है, और उसमें भी अगर आप और उसको देखें तो जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा लॉस बना रहे हैं, जो छोटे शहरों से हैं वो ज़्यादा लॉस बना रहे हैं, जिनकी इनकम 5 लाख सालाना से नीचे है वो ज़्यादा लॉस बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ में घुसना ही नहीं चाहिए। आप कोई भी इतना आसान तरीका नहीं है, जो भी आपको लगता है कि ये आसान तरीका है, इससे पैसा बहुत बढ़ जाएगा, वो हमेशा ही ट्रैप होता है। और इसीलिए जब बबल बर्स्ट होता है तब बोलेंगे कि अरे ये विलन था, वो विलन था, लेकिन अल्टीमेटली जो छोटा निवेशक या ट्रेडर लालच में आ रहा है वो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, किसी भी तरह का, चाहे वो आईपीओ का हो, चाहे ये एफएनओ का हो। जहां आपको लग रहा है कि पैसा बनाना इतना आसान है और इतना गारंटीड है, वो कभी नहीं होता है। मैम, एसआईपी का जो सिस्टम था वो म्यूचुअल फंड्स के लिए प्राइमरली था, और अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी स्कीम्स ऑफर की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि एसआईपी के जरिए स्टॉक में आप इक्विटी खरीदिए। आपकी कोई ओपिनियन है इस पे? मैंने तो ये देखा ही नहीं, मुझे नहीं मालूम था ये हो रहा है। नहीं, एसआईपी स्टॉक में आप क्यों खरीदेंगे? मतलब फिर अगर खरीदना ही है तो आपको जी, जैसा कि मैंने कहा, किसी को पहले से नहीं मालूम रहता कि ये स्टॉक मल्टी बैगर है, तो इसलिए आपको हमेशा ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए, जिसका मतलब आपका 25-30 स्टॉक होने चाहिए, और 25-30 भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में या सेक्टर्स में। अगर आप बोलें कि मेरे पास है तो 25 स्टॉक, लेकिन उसमें 8 बैंक हैं और 7 एफएमसीजी हैं और 5 केमिकल हैं, तो फिर आपके पास मोटा मोटा 3 ही स्टॉक हैं, बिकॉज एक इंडस्ट्री में एक साथ ही चलते हैं स्टॉक। तो आपको डाइवर्सिफाइड चाहिए, और खुद से नहीं तो फिर आप म्यूचुअल फंड या पीएमएस के थ्रू डाइवर्सिफाइड होइए, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। एक स्टॉक में एसआईपी का कोई मतलब नहीं है। हेलो मैम, वैसे तो रजत जी ने आपसे सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सवाल पूछ ही लिए हैं, जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में इस समय है, निवेशकों के मन में इस समय है। लेकिन एक लेमैन की भाषा में मैम पूछना चाहूँगी, आम आदमी जो इस समय स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है, क्योंकि एक भारतीय आम आदमी जो था उसकी मेंटालिटी हमेशा से ज़्यादातर सेविंग की तरफ रहती थी, लेकिन इस समय वेल्थ क्रिएशन पे भी जोर ज़्यादा है और यूथ इसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि वो इन्वेस्ट करे स्टॉक मार्केट में। ऐसे टूल्स भी अब आ गए हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं स्टॉक मार्केट का। ये जो सेटबैक आया है मैम इस समय स्टॉक मार्केट को लेकर के, एक जो डाउनफॉल आ रहा है, क्या ये वेल्थ क्रिएशन वाली जो प्रोसेस है उसके ऊपर एक पॉज लगाता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि पैनिक बहुत है, लोग ये भी कह रहे हैं कि यार गलती तो नहीं कर दी स्टॉक मार्केट में निवेश करके, क्या रुक जाएं, क्या अभी वापस से ट्रेडिशनल सेविंग्स पे चले जाएं? इसको कैसे देख रही है? इसीलिए मैंने एसेट एलोकेशन का नाम लिया कि आपको एसेट, आप डिसाइड करिए कि कितना स्टॉक मार्केट में रहना है,
लेकिन फिर उसमें अगर आप हर गिरावट पे भाग जाएंगे तो आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। आपने जो गिरावट थी वो झेल ली, लेकिन अचानक से वो अपमूव आएगा। वो जो मैंने कहा कि अगर आप 40 साल में 10 अच्छे दिन मिस कर जाओ तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि लोग घुसते भी गलत टाइम पे हैं और निकलते भी गलत टाइम पे हैं। तो इसलिए सोच समझ कर अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करिए। और जो इक्विटी का है उसमें बजाय ये कि ये टीवी पे सुन लिया, दोस्त ने कह दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे आ गया, उस तरह से निवेश मत करिए। तो सोच समझ कर निवेश करिए और खुद से करना ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो प्रोफेशनल है, जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड, पीएमएस, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनके थ्रू करिए। और ये जो बहुत सारे नए निवेशक थे जिन्होंने सोचा बाज़ार एक ही दिशा में जाता है, ऐसा नहीं है। बाज़ार का कि ये फितरत है, बाज़ार का यही है, बाज़ार की ऊपर नीचे होता है। मैम जैसे हमने कहा कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनको देख करके निवेश करना चाहिए, तो क्या ये जो टूल्स हमारे पास इस समय, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं कि हम बहुत सारी एप्लीकेशंस के थ्रू, आम इंसान अब डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक की तरीके से तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने बिना सोचे समझे बस एसेट्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस के थ्रू निवेश करना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब जिसे कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड, कि आप अगर उसको चीज़ को ठीक से नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो उसका नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा चीज़ एक ये भी होता है कि आपने निवेश किया, एक तो आपको रोज़ रोज़ उसका मालूम चल रहा है कि क्या वैल्यू है, जो आप पहले शायद उतना आसानी से आपको पता भी नहीं लगता था, और एक ही क्लिक में आप उससे निकल भी सकते हो, निवेश भी कर सकते हो, निकल भी सकते हो। तो इसलिए ये बात तो हो सकती है कि आप गलत समय पे निवेश भी करो और गलत समय पे निकल भी जाओ। और दूसरा, कुछ हद तक फाइनेंशियल मार्केट में मिस सेलिंग भी होती है। मैंने जैसे थीमेटिक फंड्स का नाम लिया कि वो जैसे पिछले साल था डिफेंस फंड, पीएसयू फंड, स्मॉल कैप फंड, तो वो हमेशा होता है कि आपको जो आपका, कई बार आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र भी इस तरह की चीज़ आपके पास लेके आएगा कि ये न्यू फंड ऑफरिंग आ रही है, नया ऑफरिंग आ रहा है। तो उस तरह की बहुत नैरो थीम से भी अलग रहिए कि खाली एक ही सेक्टर में निवेश करना, क्योंकि वो अधिकतर गलत टाइम पे आती है। तो अपना जो भी है आप थोड़ा ब्रॉड बेस्ड रखिए और अपना एसेट एलोकेशन ठीक मान के चलिए। तो आपको खुद से स्टॉक मार्केट को पूरी तरह समझना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जी मैम, आपने कई बार ये चीज कही है कि आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर व्हेन इट कम्स टू बैंक्स। इसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्या बैंकिंग को लेकर के नर्वस देवीना मेहरा क्यों रहती हैं, क्यों इन्वेस्ट करने से थोड़ा घबराती है बैंक? मैंने अभी इस पे पोस्ट लिखा है थोड़े ही दिन पहले जी। और वो इंडसइंड के खबर पे था, मतलब इंडसइंड के बारे में नहीं था, लेकिन मैंने कहा ये एक उदाहरण है कि बैंक्स में आपको हमेशा नेगेटिव सरप्राइजेज आती हैं। जो भी अचानक से खबर आएगी वो नॉर्मली खराब ही होती है, क्योंकि बैंकिंग में कुछ संभावना से बहुत अच्छा हो जाए इसका बहुत कम ही स्कोप रहता है। और उसका कारण सिंपली ये है कि बैंकिंग जो एक इंडस्ट्री है उसमें क्या है कि एक तो लेवरेज होता है कि मतलब आपका जो इक्विटी कैपिटल जिसे बोलते हैं उसके ऊपर आपके पास बहुत सारा डेट है, क्योंकि जो आप बैंक में डिपॉजिट रख रहे हैं वो बैंक के लिए तो डेट है, लायबिलिटी है। अब वो आपने कहीं लगाया हुआ है पैसा, किसी को लोन दिया हुआ है, अगर मोटा मोटा बैंकिंग को समझे तो अब लोन में क्या है कि अगर सपोज आपने एबीसी कंपनी को लोन दिया, वो कंपनी बहुत अच्छा करती है, तो बैंक को कुछ एडिशनल नहीं मिलता है, उसको वही मिलेगा कि जो ब्याज दर निर्धारित है और वो जो उसने पैसा दिया था वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर एबीसी कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो लोन नहीं चुका पाएंगे, तो आपका खाली नीचे का रिस्क है। और मैं बैंकर थी, मैं इनफैक्ट क्रेडिट एनालिस्ट थी, तो ये बात बैंकर अपसाइड में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हुई उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। तो अब ये इसके कारण इसी कारण नेगेटिव सरप्राइज का स्कोप एक इधर रहता है, दूसरा जो बैंक की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बुक है वहाँ पर भी हो सकती है, जो इंडसइंड के केस में हुआ। तो कुल मिला के एक आपने काफ़ी सारा डेट लिया हुआ है, ये आपकी बैलेंस शीट है कि कैपिटल थोड़ा सा है जो भी 8-10% है, और उसके ऊपर इतना सारा लोन लिया हुआ है और आपने वो सब पैसा कहीं लगाया हुआ है। उसमें आपका अगर पूरा जो टोटल आपने पैसा लगाया हुआ है उसमें 5% का भी हिट है तो वो आपके कैपिटल का तो आधा हो गया। और दूसरी बात है कि आप जब बाहर बैठे हैं तो आपको मालूम नहीं रहता कि कहाँ प्रॉब्लम है बैंक में, बिकॉज आपको तो मालूम नहीं कि बैंक ने किस किस को पैसा दिया हुआ है और उस कस्टमर का क्या होने जा रहा है।
तो इस कारण वो ही घबराहट की बात है जो आप बोल रहे हैं, नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स। ही आपको मालूम नहीं कहाँ से अचानक से कुछ आ जाएगा जो आपने सोचा नहीं, क्योंकि आपके पास वो इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, आपके पास वो है ही नहीं कि वो कहाँ कहाँ निवेशित है बैंक। तो ये और लेकिन बैंक्स और लेंडर्स आज की डेट में इंडेक्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, तो इसलिए जीरो तो वहाँ वेटेज हम रख नहीं पाते हैं। अगर छोटा कंपोनेंट होता, जैसे अब 20-25 साल पहले इंडेक्स में थे ही नहीं बैंक्स तो अलग बात थी। अब उसको भूल नहीं सकते हैं। जी मैम, इंडसइंड बैंक का पॉइंट आपने उठाया है। ये जो मामला सामने आया है इसने बहुत सारे जो आम लोग हैं जिनके पैसे जनरली बैंक में होते हैं, और सिर्फ इंडसइंड बैंक में नहीं है, इससे पहले भी हाल ही में हमने न्यूज़ सुनी थी, एक कोऑपरेटिव बैंक था मुंबई का जिसकी खबर सामने आई थी, वहां बहुत पैनिक हो गया था। तो ये जो मामले सामने आते हैं, जो रिपोर्ट सामने आती है, क्या जो आम लोग जिनके पैसे बैंक में ऑलरेडी होते हैं उनको इस पर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? ये पैनिक का माहौल क्रिएट करता है क्या? पैसे बैंक में सेफ हैं उन लोगों के जिन्होंने ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं? देखिए, डिपॉजिटर का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। जो मैं बोल रही हूँ नर्वस इन्वेस्टर, वो तो मैं शेयर होल्डर के हिसाब से बोल रही हूँ। अब डिपॉजिट्स में भी फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी बैंक 1% ज़्यादा दे रहा है तो मैं वहाँ चले जाऊँ। वो आप थोड़ा बहुत तो ध्यान रखिए कि ठीक ठाक बैंक में जा रहे हैं। उसके बावजूद हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम आए भी, बट वहाँ कुछ हद तक डिपॉजिट इंश्योरेंस रहती है। उसके अलावा भी आरबीआई ये तो कोशिश करता है कि कोई बैंक एकदम ही डूब नहीं जाए। तो जैसे जो बैंक्स को प्रॉब्लम हुई, जैसे टाइम्स बैंक को प्रॉब्लम हुई थी तो वो एचडीएफसी बैंक से मर्ज हो गया, सेंटूरियन बैंक भी एचडीएफसी बैंक से मर्ज हो गया, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक बड़े बैंकों से मर्ज कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से डिपॉजिटर के तो ध्यान रखने की कोशिश की जाती है, दो फिर भी कुछ कुछ कोऑपरेटिव बैंक फेलियर में ये नहीं हो पाया। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से निवेश करें, पर ज़्यादा खतरा तो इक्विटी निवेशकों को रहता है, शेयर होल्डर्स को रहता है, डिपॉजिटर्स को उतना नहीं। जी मैम, एक आखिरी सवाल मैं गोल्ड से रिलेटेड भी आपसे पूछना चाहूँगी। इस समय गोल्ड जो है वो अपनी ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल को टच कर रहा है, $3000 के पार निकल चुका है प्राइस इस समय। एक समय पर कहते तो थे, अभी भी यही कह रहे हैं कि सेफ हेवन होता है गोल्ड। जब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है शेयर मार्केट में, इकोनॉमी में, तो गोल्ड की तरफ देखने लगता है। बट अभी गोल्ड ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं लग रहा है क्या? अभी भी ये सेफ हेवन की तरीके से देख रहे हैं हम लोग, या वॉलेटिलिटी ज़्यादा इस समय दिख रही है? देखिए, गोल्ड कभी भी सेफ हेवन नहीं था। अगेन आप आंकड़े देखिए पिछले 50 साल के। अब आप डॉलर में गोल्ड का प्राइस दें तो वो जो 1980-83 का जो हाई था वो लगभग 22 साल तक क्रॉस नहीं हुआ। बीच में 60% गिरा डॉलर टर्म्स में गोल्ड। फिर जो नया उसके बाद जब 2002-03 के बाद जो एक हाई बनाया था, उसके बाद 40% घटा। तो गोल्ड इक्विटी मार्केट जितना ही वॉलेटाइल रहा है। हम लोग को क्यों गोल्ड ठीक लगता है और हमारी दादी नानी क्यों ठीक थी सोना खरीदने में, उसका कारण ये है कि उस समय गोल्ड वाज दी ओनली करेंसी हेज अवेलेबल, क्योंकि आप डॉलर का कोई और एसेट खरीद नहीं सकते थे, डॉलर का या भारत के बाहर का। मैंने जब तक काम भी करना शुरू किया तो आप $1 बाहर नहीं ले जा सकते थे। आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो $500 3 साल में एक बार आप ले जा सकते थे, बाकी अगर आप बाहर जाए तो $20 लेके जाना पड़ता था। क्रेडिट कार्ड भी वहाँ नहीं चलते थे इंडिया के। तो उस स्थिति में सोना एक चीज़ थी कि इसीलिए सोने का जो चार्ट रुपया में ठीक लगता है, क्योंकि वो असल में रुपया गिरने का चार्ट है। डॉलर में आप देखें तो वो बहुत वॉलेटाइल एसेट रहा है हमेशा ही। तो वो आपको, और अब भारतीय लोग बाहर निवेश कर सकते हैं, सोना ही अब एक वो रास्ता नहीं रहा है, तो इसलिए आपको निवेश करना चाहिए। और हम लोग, मेरे लिए तो ये कॉज है कि भारतीय लोग बाहर निवेश नहीं करते हैं, इसलिए हमने तो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है $10,000 में। अब आज की डेट में जो भी 9 लाख से तो फिर भी कम ही है, तो जिसमें आप सारे विश्व की सारे एसेट्स में निवेश कर सकते हैं। तो अब तो वैसे सोना काफ़ी चल चुका है, लेकिन मैंने कहा एज ओवरऑल एसेट एलोकेशन कुछ आप एलोकेशन रखिए गोल्ड में, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30% या 40% गोल्ड में है। हेलो मैम, SIP में लोग निवेश करने से पहले कैलकुलेटर पे जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं 12% का, उसमें नॉर्मल औसत जो होता है
वो कैलकुलेशन के साथ वो जोड़ लेते हैं कि 10 साल में हम इतना लगाएंगे, इतना पा जाएंगे, 20 साल में इतना लगाएंगे, इतना पा जाएंगे। अभी बाजार में उथल पुथल मची है, तो लोगों के मन में सवाल हो रहा है कि 10 साल में जो लगाएंगे तो क्या कैलकुलेशन में जो आ रहा है उतना या करीब करीब में उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा पा जाएंगे, या बहुत ज़्यादा गैप होगा जो रिटर्न का होगा वो। देखिए उसमें भी वैसे मैंने बोला स्मॉल कैप और लार्ज कैप को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। स्मॉल कैप में बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, तो इसीलिए आपको अगर आपको एसआईपी करना है तो आपको मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप टाइप में करना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत कभी भी कोई नैरो थीम में मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वहाँ आप क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं वो बहुत मुश्किल है। चाहे वो सेक्टर थीम हो या जैसे मैंने बोला ये डिफेंस पीएसयू टाइप या स्मॉल कैप टाइप, तो आप मल्टी कैप में रहिए, फ्लेक्सी कैप में रहिए, वो बेहतर है, ये मेरा मानना है। और 10 साल में भी कोई गारंटी नहीं रहती है। जैसा मैंने बोला 2010 से 20 का जो दशक था उसमें 9% भी कंपाउंडिंग नहीं मिली, बट कम से कम 10 साल लंबा समय है, उतने समय तक निवेशित रहिए तो ठीक ठाक, अधिकतर टाइम आपका ठीक ठाक निवेश रहेगा। लेकिन जो अगर आप 1 साल 2 साल में अंदर बाहर होते रहेंगे उसमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। देवीना जी, एक सवाल जो हर किसी के ज़हन में, वो शायद अब तक आपसे पूछा भी जा चुका है कि ये जो घाटा हम अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं, ये इससे हम रिकवर हो पाएँगे या नहीं? लेकिन मेरा ये सवाल है कि कुछ ऐसे शेयर्स बताए जाते हैं कि ये शेयर आप ले लीजिए और इनको लेकर आप भूल जाइए। लेकिन आज की तारीख में जब हम उन शेयर्स को भी देख रहे हैं, वहाँ पर भी हमें हमारा पोर्टफोलियो जो है वो रेड नज़र आ रहा है। क्या कोई उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमने लेकर जो हम शेयर्स लेकर भूल गए थे, वो आने वाले वक़्त में हमें याद दिलाएँगे कि हम ज़िंदा हैं और हम बेहतर सेहत में हैं? देखिए सबसे पहले तो जो लेके भूलने वाले शेयर, अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसमें भी आपको ऐसा नहीं कि बाजार गिरेगा और वो नहीं गिरेंगे। लेके भूलने का मतलब यही होता है कि कि आप ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आप उसको भूले रहेंगे कि वो काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हाँ तौर वो, पर। लेकिन जैसा कि मैंने रजत को समझाया कि ऐसा होता नहीं है कि जो बाय एंड फॉरगेट या लेके भूल जाने का कोई, अगर आप पूरे आंकड़े देखें तो वो हर समय वो ब्लू चिप है क्या, ये कौन से शेयर हैं जो आप लेके भूल सकते हैं, उसका ही जो डेफिनेशन है वो ही बदलता रहता है। तो आप अगर देखें लंबे समय में तो आपको वही ओरिजिनल सेंसेक्स का लिस्ट देख लीजिए, बीच में जो सेंसेक्स था वो देख लीजिए, तो वो वही बदलता ही रहता है कि किस चीज़ को आप ब्लू चिप मान रहे हैं, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आप लेके भूल सकें। तो ऐसा कोई स्टॉक होता नहीं लेके भूल सकने वाला, और इसीलिए वो खाली कहानियां हैं। तो इसीलिए हम लोग जैसे पीएमएस में हर तिमाही पे अपना पूरा पोर्टफोलियो देखते हैं कि ये आज के लिए ठीक है कि इसमें कुछ बदलाव करना है। एक सवाल और, जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगी? कोई भी शेयर जब हम खरीदते हैं उससे पहले हम अपनी रिसर्च तो करते ही हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस तरीके से बीच बीच में इन्फ्लेशन का डर आता है या मार्केट क्रैश होती है, उस वक्त पर किस तरीके से एक इन्वेस्टर को बिहेव करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? एक तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए सबसे पहले। मतलब मैं बोलती हूँ सबसे अच्छी चीज़ जो अपने आप पोर्टफोलियो के लिए कर सकते हैं, जब आप खरीद रहे हैं कोई भी शेयर तो अपने को बताइए कि मैं गलती कर सकती हूँ, क्योंकि ये आप अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर हो, आपके कम से कम नहीं भी तो 20-25% स्टॉक तो एकदम फालतू निकलेंगे, उसमें वो होगा ही नहीं जो आपने सोचा था। तो भविष्य किसी ने नहीं देखा है, तो चाहे वो किसी बाहरी कारण से हो, चाहे कंपनी के कारण से हो, चाहे कंपटीशन से हो, बहुत सारे स्टॉक और कंपनीज ऐसी होंगी जिनका वो होगा ही नहीं जो आपने सोचा है, तो उसमें से निकल जाइए, गलती मान जाइए। और दूसरी चीज़ की स्टॉप लॉस लगाइए। ये मत बोलिए कि मैंने 50 पे लिया है तो ये स्टॉक 100 होगा या 200 होगा तो मैं बेच दूंगी, वो भी गलत है, क्योंकि उस तरह से आपको मल्टी बैगर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे आपने स्टॉप लॉस लगाया समझ लीजिए 25% का, तो अगर 50 से 100 हुआ, बीच में 90 हुआ, फिर चला, फिर होते होते 200 पहुंचा, 200 से जब वो 150 हुआ, ऊपर से 25% घट गया, तब आप निकल जाइए। तो ये अनुशासन रखिए और ये मत सोचिए कि जब बाजार गिरेगा तब सोचेंगे कि क्या करना है। वो आपको सिस्टम पहले बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और लगेगा कि नहीं मैं तो ठीक ही थी। क्योंकि एक चीज़ है कि इंसान अपनी गलती नहीं मानना चाहता, इसलिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, क्योंकि कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने सही किया या गलत किया, दोनों चीज़ से सीखना है।
उसको गलती मानने में प्रॉब्लम नहीं है, इंसान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए पहले से ही बोल के रखिए कि मेरा डिसीजन गलत हो सकता है। दिव्यानी जी, बहुत ही मज़ा आ गया आपसे बात करके। लेकिन ना मैं हमेशा आजकल शो को इसी क्वेश्चन से वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछे जा रहे हैं। मैं भी स्टॉक मार्केट पे शो एंकर करता हूँ, तो इसी ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछली तेज़ी को देखकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। एक तो ये भी कह रहे थे कि कैसा बिज़नेस हुआ जो पहले उल्टा चल पड़ता है, उसके बाद हम पहले नीचे से फिर दोबारा उठते हैं, तो नीचे दोबारा पहले नीचे लगाते हैं ना हम क्यों इतनी तेज़ी में घुस गए? तो सब इसी के चलते बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैम, ये जो बैक गियर लगता है, ये जो नए निवेशकों को लगाया, जो नए-नए एंट्री करके आए थे, डीमैट खुलते हुए देखे, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बढ़ते हुए देखे, उनको क्या सलाह होगी? वो कैसे पेशेंस रखें? उन्होंने देखा ही नहीं जो भी मार्केट में ये हो रहा है, उन्होंने हमेशा तेज़ी देखी है। तो आपका मैसेज क्या होगा उनको? कि किसी भी चीज़ में इतिहास और आंकड़े मत भूलिए। जैसा मैंने कहा, बाजार का तो यही इतिहास है कि वो ऊपर नीचे होता है। तो अब निवेशित रहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जहां अभी आप फिलहाल निवेशित हैं वहीं निवेशित रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप कई जो स्टॉक पिछली तेजी वाले होते हैं वो अगली तेजी में नहीं वापस आते हैं। तो वो जो एक तेजी वाले स्टॉक होते हैं, कई उसमें से पूरी तरह से निकल जाते हैं। तो इस में मत बैठे रहिए कि अब वो 60 हो गया है 100 वाला, तो मैं 100 होने पर निकलूंगी। एवरेजिंग कर लें? नहीं, एवरेजिंग भी कभी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो स्टॉक अभी भी सेल ही हो, वो 60 वाला और 30 हो जाएगा। कोई भी चीज़ 80% गिर के और 80% गिर सकती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। आप वो जो टेक तेजी थी 99 2000 की, उसमें देखिए ना, स्टॉक्स 2-3 हज़ार से 2-3 रुपया हो गए। तो कुछ भी हो सकता है। तो हर तेजी में अलग अलग स्टॉक चलते हैं, खासकर ये जो छोटे मोटे स्टॉक होते हैं। तो इसलिए निवेशित रहिए, लेकिन जहां निवेशित हैं वहीं जरूरी नहीं कि वहीं निवेशित तो रहिए। ये तो पढ़ाई करनी पड़ जाएगी। पिछली बार जो चुना था वही खराब निकला, अब नया चुनेंगे फिर वो खराब निकल आएगा तो फिर वही जैसा मैंने कहा कि आप फिर म्यूचुअल फंड, पीएमएस, उन सब में जाइए। खुद से निवेश करना ज़रूरी नहीं है। आपके पास समय नहीं है, आप दिन भर कहीं और नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो फिर प्रोफेशनल्स पे डिपेंड करिए। आप अपने निवेश, अपना अगर खेलने के मन है तो 10-15% अपने लिए रखिए, बाकी प्रोफेशनल्स तो को यूट्यूब दीजिए। पे तो सिखाते हैं आजकल बहुत फिन इन्फ्लुएंसर्स, वो तो सिखाते हैं कि देखो कितना स्पीड से पैसा बनता है। तो वही मैंने पहले भी कहा कि अपने खून पसीने की कमाई के प्रति इतना बेरहमी से न पेश आइए, सोच समझ के काम करिए। दिव्या जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू मैम। शुक्रिया।